अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 14.5 विच इज़ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। सो VI बेसिकली क्या है? V इज़ फॉर वोल्टेज एंड I इज़ फॉर करंट। सो वोल्टेज और करंट का हम बिहेवियर देखेंगे कि अगर हम ओहमिक कंडक्टर्स लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, एंड अगर हम नॉन ओहमिक की बात करते हैं तब क्या होता है। पहली बात है, हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ओहमिक कंडक्टर एंड व्हाट आर नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। सो ओहमिक कंडक्टर से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या आ रहा है, ओहम से, ठीक है, ओहम्स। तो वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम कहते हैं कि दीज आर द ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। उनका अगर हम ग्राफ देखें, ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो वो डिफरेंट तरह से बनता है। अगर हम नॉन ओहमिक का देखें, यानी वो कंडक्टर्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करते, उनका VI ग्राफ किसी और तरह से बनता है, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि वो कंडक्टर्स जो कि ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं उनका VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, यानी उनका ग्राफ किस तरह से बनेगा, और जो नॉन ओहमिक है उनका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ठीक है। सो पहली बात है, हम ओहमिक से स्टार्ट करते हैं। ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेजेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, ठीक है। एंड ये किस सिचुएशन में होता है, जब टेम्परेचर और प्रोवाइडेड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही। सो V प्रोपोर्शनल टू I मीन्स V इक्वल्स टू IR। अगर हम वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं और करंट इंक्रीज हो रहा है विद इन अ सर्टेन रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ख़ास रेंज है जिसके अंदर रेजिस्टेंस की V और I इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। तो वो जो कंडक्टर्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे होंगे। तो वो कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, पहली बात है वो ओहमिक कंडक्टर्स हैं। और अगर हम ओहमिक कंडक्टर सिर्फ ओहम्स लॉ से उसका ग्राफ देखें तो हमारे पास इस तरह से आया था कि करंट एंड V, जितना हम लोग वोल्टेजेस को बढ़ा रहे थे उतना हमारा करंट इंक्रीज कर रहा था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ था फॉर ओहम्स लॉ, ठीक है। अब अगर कंडक्टर्स ओहम्स लॉ को ओबे करें, यानी उनके अंदर जो वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है वो उतना ही हो रहा है जितना करंट इंक्रीज उतना होगा जितना वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है विद इन सर्टेन रेंज ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो क्या होगा कि वो ग्राफ भी हमारा इस तरह से होगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास शो होगा बिटवीन V एंड I, ठीक है। सो इसको हम फिक्स्ड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिक्स्ड रेजिस्टेंस, फिक्स्ड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक रेंज है, ठीक है, इसकी एक सर्टेन रेंज है जिसके अंदर अगर वैल्यूज चेंज हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बट एक रेंज तो फिक्स हो चुकी है, ठीक है। तो उस फिक्स रेंज के लिए हम फिक्स रेजिस्टेंस का भी नाम यूज़ करते हैं। और वो कंडक्टर्स जिन्होंने ओहम्स लॉ को ओबे किया उनका VI यानी VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ किस तरह का होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि जितना जितना V इंक्रीज होगा उतना करंट इंक्रीज होगा। और ये कौन सी कंडीशन, ये कौन सा लॉ हो जाता है, दैट इज ओहम्स लॉ। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया कि जो हमारे ओहमिक कंडक्टर हैं वो ओहम्स लॉ को ओबे करें, इस वजह से उनका V और I के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर्स की तरफ। नॉन ओहमिक कंडक्टर्स मीन जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। सो ये क्या करें, डू नॉट ओबे ओहम्स लॉ। अगर ये ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करे, इट मीन्स इनका अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक देखें तो हमें साफ पता चलना चाहिए कि ओहम लॉ के अकॉर्डिंग V और I में जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब कोई चीज़ अगर ओहम्स लॉ को ओबे ही नहीं करी, इट मीन्स उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है। उसका ग्राफ जो है वो थोड़ा स्टीप होगा, थोड़ा इंक्लाइंड वे में होगा। तो उसका ग्राफ किस तरह का होगा वो हम अब चेक करते हैं। अब नॉन ओहमिक में भी हमारे पास मेटल्स भी आ जाती हैं, यानी कंडक्टर्स भी आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी आ जाते हैं। तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटल भी हैं, नॉन ओहमिक भी हैं, या जिनके अंदर से करंट पास आउट कर रहे कंडक्टर्स हैं और नॉन ओहमिक हैं। हमारे पास आ जाती है एग्जांपल लैंप की, ठीक है, फिलामेंट्स वगैरह की।
इसमें क्या होता है कि ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है, कंडक्टर्स तो हैं लेकिन ये ओबे नहीं करे ओहम्स लॉ को। क्यों नहीं करे? क्योंकि जितना जितना हम इसमें वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हैं करंट इंक्रीज करता है, नो डाउट, लेकिन क्या होता है कि खास लिमिट के बाद रेजिस्टेंस इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, ठीक है। कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जब पुश किया जाता है तो वो क्या करते हैं, उनके अपने अंदर यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन स्टार्ट हो जाती है विद एटम्स और विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो क्या करेंगे कि लेट्स सपोज अगर ये हमारा कंडक्टर है और ये एक हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन यानी कोलिजन स्टार्ट हो जाएगी, वो एक दूसरे से रगड़ना शुरू हो जाएंगे और उस रगड़ की वजह से क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होना चाहिए कि V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। V इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स करंट इंक्रीज कर रहा है, और अगर दोनों चीज़ों को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट में आ रही है, ठीक है, और उस प्रोडक्ट में एक चीज़ इंक्रीज करिए तो दूसरी को हमने थोड़ा लेवल पे रखना है ताकि दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू है उसके इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम इसको भी इंक्रीज करें, इसको भी इंक्रीज करें और अगर हम रेजिस्टेंस को भी इंक्रीज कर देते तो क्या होता कि ये प्रोडक्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास 20 है, ठीक है, और करंट 10 है तो रेजिस्टेंस कितनी होगी 2, ताकि ये 20 आ जाए। अगर मैंने करंट भी बढ़ा दिया यानी करंट 10 है और मैं कह रही हूँ रेजिस्टेंस भी मैं इंक्रीज कर देती हूँ 4 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 40, जो कि नॉट इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो कि आप डायरेक्ट रिलेशन में एक चीज़ बढ़ा रहे हैं और दूसरी बढ़ रही है तो उसके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको तो एक रेंज तक रखा जाता है, कम रखा जाता है। तो इससे क्या पता चलेगा कि पहले जब हम कह रहे थे कि वोल्टेज इंक्रीज करने पे करंट इंक्रीज कर रहा है तब रेजिस्टेंस एक थोड़ी रेंज में थी, ठीक है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसको इक्वल करने के लिए, इस प्रोडक्ट टर्म को इसके इक्वल करने के लिए इसको कम होना पड़ेगा, ठीक है। इट मीन्स अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जा रही है करंट कम होता जा रहा है, और हमारा ओहम्स लॉ क्या कहता है कि जितना वोल्टेज में इंक्रीज आएगा उतना ही करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये बेसिक रीज़न है कि जब रेजिस्टेंस हद से ज़्यादा हो जाती है तो हमारा ओहम्स लॉ यहाँ पे वैलिड नहीं रहता। तो वो कंडक्टर्स जिनके अंदर ओहम्स लॉ ओबे नहीं किया जा रहा वो हमारे कहलाते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। और वो कौन से हैं? आम हमारे कंडक्टर्स हैं लाइक लैम्प, फिलामेंट। और उनमें होता क्या है कि जब हम वोल्टेज ज़्यादा दे रहे होते हैं, करंट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो एट द मीन टाइम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की और एटम्स की आपस में कोलिजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उनकी कोलिजन से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी तो करंट ऑटोमेटिकली कम फ्लो करेगा, ठीक है। जिस तरह एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले यहाँ से हमने इतना बड़ा होल किया हुआ था दीवार में, ठीक है, और यहाँ से पानी को फ्लो करने दिया जा रहा था तो ये ज़्यादा पानी फ्लो करेगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको सिर्फ इतना सा रहने दिए स्लॉट फ्री कि यहाँ से पानी गुजर सके। तो अब क्या होगा, पानी कम गुजरेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, वॉल को ज़्यादा बढ़ा दिया है आगे की तरफ, उसका जो फ्री स्पेस है उसको कम रहने दिए। तो जैसे जैसे हमारी अगर हम रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखें, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा, तो वहाँ पे हमारा ओहम्स लॉ ओबे नहीं हो सकता। और अगर अदर एग्जांपल्स हम इसकी देखें सेमीकंडक्टर्स के केस में, और इसका तो भी हम पहले ग्राफ बनाएंगे। एंड इसका ग्राफ किस तरह से होगा, ये हमारे वोल्टेजेस हैं एंड करंट के लिए ए यहाँ पे यूज हो रहा है। सो एब्रप्ट चेंज आएगा, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जितना वोल्टेज इंक्रीज करे उतना करंट इंक्रीज करे, नहीं, बल्कि इस केस में क्या होगा, अगर वोल्टेज लेट सपोज 2, 4, 6, 8, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ओहमिक कंडक्टर्स के लिए बनाएं इस तरह से 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो अगर हम 8 पे देखें तो यहाँ पे 6 करंट हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब अगर यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज
मेंशन करें 2 4 6 8 तो ये थोड़ा इस तरह से होगा। तो यहाँ पे देखें हमारी वैल्यू क्या हुई है, कम इंक्रीज हुई है, ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज 8 दिए हैं, 8 वोल्ट्स दिए हैं, तो करंट कितना अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जबकि ओहमिक में क्या हो रहा है, जितना वोल्टेज इंक्रीज होता जा रहा है उसी हिसाब से आगे आगे हमारा करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ये इस जगह पे आ ही नहीं रहा, तो ये क्या चीज़ शो कर रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से करंट कम फ्लो कर रहा है, जबकि वोल्टेज तो हम उतने ही दे रहे हैं। तो उसके लिए ये हमारी क्या कंडीशन बनेगी कि वी ग्राफ जो है वो थोड़ा कर्व हो जाएगा, टिल्टेड फॉर्म में आ जाएगा, और इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि जो करंट है वो इंक्रीज नहीं कर पा। सो ये था हमारे कंडक्टर्स के लिए। अब अगर हम थर्मिस्टर की बात करें, उसमें क्या होता है, थर्मिस्टर, यस, ये बेसिकली क्या है, ये एक हीटिंग रेजिस्टर है एंड हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। इसको सेंसिटिव क्यों क्या कहा गया है कि ये लाइक अगर हम कहते हैं किसी की बहुत सेंसिटिव स्किन है, इट मीन्स उसको कुछ भी होगा, लाइट सा भी उसको कोई एलर्जी होगी तो वो बहुत ज़्यादा उसको फील होगी, ठीक है, तो वो सेंसिटिविटी कहलाती है। इसमें भी क्या है, अगर हम हीट दे रहे हैं तो वो इतना सेंसिटिव है कि उसके अंदर से वो ज़्यादा पास आउट कर सकती है। ये एक ऐसा रेजिस्टर है, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कंडक्टर्स में ये है कि जैसे जैसे हीट दे रहे होते हैं या वोल्टेज इंक्रीज कर रहे होते हैं, हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। वोल्टेज या टेम्परेचर देने से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है फॉर कंडक्टर्स। बट फॉर द सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर हम वोल्टेज या टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, एंड अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है इट मींस हमारा करंट इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंडक्टर्स के केस में कुलैयन ज़्यादा होती जा रही थी, लेकिन सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास फॉरबिडन गैप जो हमारे पास आ जाते हैं, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, एंड ये होता है हमारा फॉरबिडन गैप। ये फर्दर आप स्टडी भी करेंगे। जब भी हम कंडक्टर्स को या सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं तो हम इन 3 बैंड्स की बात करते हैं। इन 3 बैंड्स में क्या होता है, ये हमारा होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी यानी कंडक्शन इंक्रीज करेगी। देन आ जाता है हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस मीन्स खाली, तो यहाँ पे भी हमारे जो है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मूव कर सकते हैं, और ये सेंटर में होता है फॉरबिडन गैप। अब सेमीकंडक्टर्स के केस में फॉरबिडन गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा कर भी रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे लेट सपोज हमारे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जिन्होंने एनर्जी गेन की। अब एनर्जी गेन करने के पास उनके पास इतनी स्पेस है कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले ही से वहाँ पे ये स्पेस कम थी और वो ज़्यादा मूव नहीं कर सके और कोलिजन की वजह से वो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें, नहीं। इस केस में क्या होगा, जब हमारा फॉरबिडन गैप ज़्यादा है तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने हाई एनर्जी गेन कर ली है, अब वो फ्रीली मूव करके आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होती जाएगी जितना हम टेम्परेचर देंगे, बल्कि यहाँ पे तो ये करीब करीब थे, लेकिन जब ये ऊपर जाना शुरू होंगे तो ये थोड़ा स्प्रेड हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से हमारी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करती जाती है, और जितनी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी उतना करंट इंक्रीज करता जाएगा। सो हमारे सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होगा कि करंट इंक्रीज करेगा जबकि रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी। तो इसका ग्राफ हमारे पास किस तरह से आएगा, ये ग्राफ हमारे पास इस तरह से आएगा कि अगर लेट सपोज हम वोल्टेज भी कम दे रहे हैं, थोड़ा इस तरह से, लेकिन करंट क्या होता जा रहा है, लेट सपोज 2 4 6 एंड 2 4
इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि 6, 8, 10, यहाँ पे जस्ट हमने 8 वोल्टेजेस दिए और हमारे पास जो करंट आया वो 10 एम्पेयर्स प्रोड्यूस हो गया। इसका क्या मतलब है कि अब अगर हम वोल्टेज उतने ही दे रहे हैं और करंट ज़्यादा फ्लो करना शुरू हो गया है, तो इट मीन्स हमारी जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। रेजिस्टेंस जितनी कम होगी करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो करेगा। सो ये थे हमारे 3 ग्राफ, जिसमें हमने पहले में देखा था कि वो कंडक्टर्स जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं उनका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है इस तरह से, ठीक है। यानी वोल्टेज इंक्रीज किए तो करंट भी इंक्रीज कर गया और एक फिक्स रेंज तक हमारी रेजिस्टेंस है जिसके अंदर ये तमाम काम हो रहा है। सेकेंडली हमने नॉन ओमिक को स्टडी किया। नॉन ओमिक में हमारे पास 2 टाइप के केसेस आ गए। एक वो जिनके अंदर रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज कर रही थी, और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रही थी तो हमारा करंट जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर गया था। तो इस तरह से हमारे पास ग्राफ आया था। अब हमारे पास थर्ड केस इस तरह का है कि जिसमें हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रही है और टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से हमारे पास ग्राफ इस तरह से है। सो ये थे हमारे VI कैरेक्टरिस्टिक फॉर ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स।